जय हिंद साथियों। आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों आप डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उसको अचीव में यानी कि पूरा फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको इतना तय करना है कि आज इतना पढ़ना है और उस तरह से आप पूरी ईमानदारी लगन के साथ उस पर फोकस करिए। इस तरह से आप अगर लगातार करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना रिवीजन प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। म- महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? तो दोस्तों महिला की आवाज़ तीक्ष्ण इसलिए होती है कि उनका तारतम्य अधिक होता है। तारतम्य अधिक होने के कारण की आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जिसको तारतम्य मतलब होता है पिच, ये लिखा है। तो महिला की पिच अधिक होती है। पिच का मतलब होता है तारत्व। ठीक है, ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतः यानी कि अंदर पृष्ठीय भाग से परावर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतः पृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती हैं तो उसमें आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तरंग दैर्घ्य बदल जाती, चाल बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। तो ध्वनि तरंगे पानी के अंदर जब पृष्ठभाग से परावर्तित होंगी तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसी वैसी रहेगी दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये है पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट। तो दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि का तारतम्य तो मच्छर की भिनभिनाहट का अधिक होता है, ध्यान रखना। शेर की दहाड़ का मत कर देना। तो जो मच्छरों की भिनभिनाहट होती है तो वो सबसे अधिक होता है उनका तारा, तो ध्यान रखना मच्छर की भिनभिनाहट। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्या है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 448 मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? दोस्तों आवृत्ति को एन से प्रदर्शित करते हैं तो एन का मान कितना दे रखा आपका 120, ध्यान रखिए। और चाल कितनी, तो चाल को 20 से प्रदर्शित करते हैं तो चाल दे रखा है 480, ध्यान रखिएगा। अब हमें चाहिए उसकी तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लैम्डा चाहिए तरंग दैर्घ्य। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर होता है दोस्तों, ये होता है V अपॉन एन। तो 480 डिवाइडेड 120, तो 12 एकम 12 बर चौक 48, जीरो जीरो यानी कि 4 आ जाएगा दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति को एन से प्रदर्शित कर, तरंग चाल को वी से, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो लैम्डा बराबर वी, लैम्डा बराबर होता है क्या, वी अपॉन एन। तो जो इसकी चाल है, चाल में अगर हर्ट्ज आवृत्ति का भाग कर देंगे तो तरंग दैर्घ्य निकल आएगी। तो 120 का भाग करेंगे 448 में तो वर्चों 48 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, बीड्स का उत्पन्न होना किस घटना का कारण, किस घटना का परिणाम है? तो दोस्तों वीड्स जो स्पंद का उत्पन्न होना है वो ये सुपरविजन के कारण होता है, ध्यान रखना। वीड्स विस्पंद का उत्पन्न होना किस घटना का कारण है? सुपरविजन का। ठीक है दोस्तों, सुपर विजन नहीं, सॉरी पोजीशन, सॉरी सॉरी सुपर पोजीशन है ये, ध्यान रखना। वीड्स किस घटना यानी कि जो विस्पंद होते हैं उत्पन्न होते हैं किस कारण से? सुपर पोजीशन होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुपर पोजीशन है यानी कि चौथा विकल्प से हो जाएगा। अगला है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों एक्स किरणें किसको नहीं पार कर सकती? लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक्स किरणें जो होती हैं मानव अस्थि को, मानव की जो हड्डियां होती हैं उनको पार नहीं कर सकती, ध्यान रखना। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव अस्थि को, ध्यान रखना। लकड़ी को पार कर जाएंगे, मांस को, त्वचा को, लेकिन हड्डी को नहीं, मानव की जो अस्थियां होती हैं उनको नहीं पार कर सकती। ठीक है दोस्तों, एक्स किरणें जो होती हैं उन्हें एक्सरा लेने के लिए डाली जाती हैं। ठीक है, एक्सरा जो होता है तो उसमें एक्स किरणें ही होती है, लेकिन वो हड्डियों को पार नहीं कर सकती हैं, ध्यान रखना। एक्स किरण किसको पार नहीं करती? मानव अस्थि को। अगला है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो एक्सरे जो होते हैं वास्तविक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ध्यान रखना। वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो जो लाल रंग होता है नीले रंग से किस बात से भिन्न होता है? तो आवृत्ति के कारण, आयाम के कारण और तरंग दैर्घ्य, यानी कि सभी के कारण ये भिन्न होता है, ध्यान रखना। तो चौथा विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति अलग, आयाम और तरंग दैर्घ्य, तो सभी के कारण उसमें भिन्न होता है। किस स्तर से ध्वनि की
किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक अधिक प्रदूषण करती है? तो 80 डेसिबल दोस्तों, ध्यान रखना। डेसिबल कितनी? 80। अगर 80 डेसिबल है या अधिक है तो उससे ये खतरनाक होती है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा करती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग के प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखना, जीवाणु द्वारा किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग के प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा होता है, ध्यान रखना। अगला है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि पर क्या होगा? तो दोस्तों जो पेंडुलम घड़ी होती है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होती है? उसकी गति बढ़ जाती है, यानी कि तेज हो जाती है, ध्यान रखना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेंडुलम घड़ी को अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? पूछा जाता, कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी? क्या होगा? तो बढ़ेगी, ध्यान रखना। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है उसकी समय अवधि, किसकी? पेंडुलम घड़ी की चंद्र। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, ध्यान रखना। सी विकल्प से हो जाएगा। इंडियन गैस का मतलब होता है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना, जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ज़्यादा मात्रा पूछा जाए किसकी मात्रा देखो, तो मुख्य घटक तो ब्यूटेन होता है, ध्यान रखना। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो दोस्तों खाना बनाने में प्राकृतिक गैस होती है मेथेन। तो ये हो जाएगा सी विकल्प, ध्यान रखना। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? मेथेन है। ठीक है दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? मेथेन। अगला है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? देखो तरलीकृत आ गया, पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक, तो दोस्तों ब्यूटेन हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर इसका पूरा नाम होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं एलपीजी को, तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। एरोसॉल क्या है? एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो धुआं होता है दोस्तों। धुआं क्या होता है? एरोसॉल होता है। कोयला हो गया, धुआं हो गया, ओस हो गया, सब एरोसॉल में आते हैं। ठीक है। अगला है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो यानी कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, तो लाइकेन से। तो लिटमस जो बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो लाइकेन से, ध्यान रखना। ठीक है, लिटमस किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वो विकल्प चुनना जो मिश्रण नहीं है। तो वायु मिश्रण है दोस्तों, गैसोलीन मिश्रण है, एलपीजी भी मिश्रण है, लेकिन आसूत जल जो है, आसूत जल जो है ये मिश्रण नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, जल के आयनीय गुणनफल KW का एकक है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है जल के आयनीय गुणनफल का? तो ये होता है मोल स्क्वायर, ठीक है, प्रति लीटर स्क्वायर होता है। मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 घात आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखना। शुद्ध जल का पीएच मान अगर पूछे तो 7 होता है। इसी को उदासीन बोला जाता है। क्या? उदासीन। उदासीन जल का मान भी 7 होता है, ध्यान रखना। अगर अम्लीय पूछता है, ध्यान रखना, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखना। अम्लीय का 7 से कम होता है। और क्षारी का पूछे तो 7 से अधिक होता है, ध्यान रखना। क्षारी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को ही उदासीन बोला जाता है। अम्लीय का है तो पी इसका उदासीन, अम्लीय विलयन के जलीय मान पूछे तो 7 से कम होता है, और क्षारी का 7 से अधिक होता है, ध्यान रखना। अगला है, समान गैस समीकरण क्या होता है? तो समान गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्या होता है दोस्तों? एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पी क्या दाब है, वी क्या है आयतन है, एन क्या है अणुमोलों की संख्या, आर क्या है गैस स्थिरांक है, टी टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, पीवी पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है साथियों, कह रहा है, टेरिडोफाइटस को क्या कहते हैं? तो टेरिडोफाइटस किसे कहते हैं? तो संवहनी अपुष्पविद को कहते हैं, ध्यान रखना, यानी कि वी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। तो भूमि में सर्वाधिक मात्रा में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है किसमें? जीवाणु के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना। माइक्रोफ्लोरा जो पाया जाता है जीवाणु के रूप में पाया जाता है भूमि में। अगला है, आलू की अग्र अंगमारी रोग किस कवक के कारण लगता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जो आलू की अग्र अंगमारी रोग है वो लगता है अलर्टेनेरिया सोलेनी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना, इसके कारण लगता है। अगला है, भूमि की उर्वरकता को
घटाने वाला जीवाणु कौन है? तो दोस्तों जो भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु है उसका क्या नाम है? तो ये है दोस्तों थायोबैसिलस निनाइट्रीफिकेंस। ध्यान रखना, सी विकल्प, थायोबैसिलस निनाइट्रीफिकेंस, ये भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु। ठीक है दोस्तों। अगला है मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? तो मूंगफली में जो टिक्का रोग लगता है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि मूंगफली फसल में कौन सा रोग लगता है, तो टिक्का रोग लगता है। अब टिक्का का कवक कौन होता है मीन्स? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा है, ये होता है सरको स्पोरा। ध्यान रखना, सरको स्पोरा, सी विकल्प से हो जाएगा इसके कारण। अगला है लेग्यूमिनोसी, मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये ध्यान रखना आपको को। तो जो मटर की कुल जड़ों में पाए जाने वाले गांठों में उपस्थित लाल वर्णक होता है, क्या कहलाता है? तो लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है पनकिल जल के निस्साधन के लिए, निस्साधन के लिए साधा वो होता है, यानी कि किससे निथारते हैं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पनकिल जल के निस्साधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साधारण फिटकरी है दोस्तों, साधारण फिटकरी। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ध्यान रखना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। तो पनकिल जल के निशानी साधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी का, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, क्योंकि कपूर जो होता है नौसाधार, इसको अमोनियम क्लोराइड भी बोला जाता है, NH4Cl। ध्यान रखना। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। पूछा जाता है नौसाधार अमोनियम क्लोराइड क्या है? तो ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर जला दिया जाए तो ये उड़ जाता है गैस के, फिर इसको अगर कलेक्ट किया है तो फिर जम जाता है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना। पायस क्या है? तो पायस दोस्तों, दूध को पायस बोला जाता है। तो पायस में द्रव द्रव में का मिस वो होता है वास्तव, ध्यान रखना। तो पायस एक कोलाइड किसका होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। ठीक। दूध एक पायस है, इसको इमल्सन बोला जाता है। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। ध्यान रखना, दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, परिक्षेपित किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो दोस्तों पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होता है। बाकी कोल गैस बनाई जाती है, टार बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम जो है खान नीचे से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।